हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान शुरू किया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित यह सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम लोग इतिहास विषय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, ये पाठ क्रमांक 3 है और आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष रियासतों से अंग्रेजों के होने वाले युद्ध के बारे में। यानी अंग्रेज ने छोटी छोटी रियासतों का सामना किया, बहुत सारे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ उठे, लेकिन अंततः यही हुआ कि अंग्रेजों ने सभी युद्धों का दमन कर दिया। इसी बीच हम लोग आज बात करने वाले हैं अंग्रेजों का अवध के नवाब के साथ युद्ध, अंग्रेजों का बनारस के साथ रोहेलखंड और पिंडारियों के साथ युद्ध। तो अब इन युद्धों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या और युद्ध किन किन के बीच में हुआ। हमको केवल 2-3 चीज़ें इसमें जानना है कि युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ। ये 4 चीज़ें यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो ये तालिकाएं जो आप देख रहे हैं ये आपके अपने पुस्तिका में से ली गई है, वहाँ पर आपको व्यवस्थित सारी तालिकाएं दिख जाएंगी। बस आप जब इस चैप्टर को पढ़ो तब आपकी तालिका शायद तो आप सामने खोल के बैठ जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, इसमें क्या, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाके या हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर के इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर इस टॉपिक को, जिसमें हमारा बात हो रही है अवध के साथ। पहले जो युद्ध हो रहा है वो अवध के साथ हो रहा है। युद्ध का वर्ष है 1856। अवध पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं अवध के बारे में और अवध के बारे में दोबारा बात हो रही है। अवध के बारे में हम लोगों ने बात तब की थी जब सहायक संधि की बात हो रही थी, जब वेलेजली ने सहायक संधि सौंपी थी और अवध के नवाब सहायक संधि के रूप में सेना का खर्च उठाने पर जो है उठा नहीं पा रहे थे, इस वजह से उनका आधा राज्य छीन लिया था। लेकिन वहीं लॉर्ड डलहौजी भी अवध को अपने पास मिलाना चाह रहा था। लगातार लॉर्ड डलहौजी का यही था कि विलय की नीति थोपी जाए, लेकिन विलय की नीति के हिसाब से अवध के नवाब के संतान थी और पुरुष संतान होने की वजह से उनका अगला नवाब मिल जाएगा उनको। तो ऐसे में लॉर्ड डलहौजी किसी भी प्रकार से अवध को हड़प नहीं पा रहा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी का अवध किसी भी तरीके से चाहिए था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उस राज्य में इस तरह की बातें फैला दी कि वहाँ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, ये वाजिद अली शाह के नाम पर उन लोगों में ये भ्रांति फैला दी कि आपके नवाब जो है वो सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, वो तो कुशासन कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, अंग्रेज का फर्ज बनता है कि हम यहाँ की जनता पर होने वाले अत्याचार से उनको निजात दिलाएं। इस आधार पर हम इनका यानी वाजिद अली शाह साहब का, नवाब का हम लोग शासन समाप्त कर रहे हैं, उसको अंग्रेजी शासन में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मिला रहे हैं। लेकिन हुआ अंततः है कि युद्ध हुआ दोनों के बीच में, ज़्यादा बड़ा युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध हुआ और अंततः ये हुआ कि अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो यही हुआ कि ये जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच में हुआ था, जो कि अवध के नवाब थे 1856 में। क्यों हुआ था, कारण क्या था? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता के आरोप लगाए गए। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि ये तो कुशासन कर रहा है। कुशासन का मतलब होता है अच्छी तरह से शासन नहीं करना, या कुशासन को ये भी कह सकते हैं कि लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे वहाँ के वाजिद अली शाह साहब। परिणाम ये हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्या परिणाम हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी शासन के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया इसका मतलब ये था कि बेचारा वो अपना काम कर रहा था अच्छे से, और वो आपकी विलय नीति में फिट नहीं हुआ तो आपने उस तरीके से उसको मिला लिया। संधि का जो प्रस्ताव, संधि या जो प्रस्ताव दोनों के बीच में हुआ, ये हुआ कि फैजाबाद की संधि हुई। आखिरी में वाजिद अली साहब राजी हो गए, क्योंकि युद्ध नहीं लड़ सकते, युद्ध लड़ भी तो वो हार जाएंगे, उनको पता है, और युद्ध में अगर किसी को हार मिलती है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हुआ है कि अंग्रेजों ने उनको बोला कि आपके 22.5 लाख रुपए जो है वो टैक्स आपको देना है, टोटल बनता है आपके ऊपर, तो 22.5 लाख रुपए का टैक्स आप दीजिए। और साथ ही साथ नवाब को कलकत्ता में एक जगह पर नज़रबंद किया गया, क्या चाहे वो किला हो सकता है, मकान हो सकता है, नज़रबंद किया गया और पूरा जीवन वहाँ निर्वाह करेंगे, उसके लिए
12 लाख रुपए सालाना पेंशन देने की घोषणा की गई कि आपको हर साल 12 लाख रुपए देगी कंपनी। उस 12 लाख रुपए में आप अपना जिस तरह भी आप जीना चाहे जिएगा, लेकिन अब आपको अपना साम्राज्य जो शासन है आपका अवध वो नहीं मिलेगा। और इस तरह से अवध के नवाब का जो है पूरा जो है रियासत छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा। बात करते हैं रुहेलखंड का क्या हुआ आखिरकार। रुहेलखंड और अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1773 में। किस किस के बीच में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, और सरदार रुहेल सरदार द्वारा हाफिज रहमत खां जो उस समय एक सरदार थे रुहेलखंड के, इन सरदार ने विद्रोह कर दिया था। रुहेल सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर देना, कारण यही था। अब दोस्तों आप इसको कनेक्ट मत कर लेना कि यार ये अवध की अभी बात करी सर ने, तो अवध का युद्ध 1856 की बात हो रही है और यहाँ बात चल रही है सन 1773 की। ये वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करी, पुरानी 100 साल पुरानी बात चल रही है। तो उस समय अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, क्योंकि अवध के नवाब जो हैं हाल ही में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, 1773 में ये हुआ था कि 1773 से पहले एक युद्ध हो चुका था 1764 में। याद है आपको, शायद याद होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको बकायदा क्लास के दौरान कि 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के दौरान अवध के नवाब शुजाउद्दौला साहब हार गए थे और उनको हारने के स्वरूप अंग्रेजों को पैसे देना थे कुछ। अब ये रुहेलखंड के सरदार थे, ये अवध के नवाब को ये पैसे देने से मना कर कि मत करो, इनको मत दो पैसे। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया और वॉरेन हेस्टिंग्स को रुहेल से लड़ाई करना पड़ी। परिणाम ये हुआ कि हाफिज रहमत खां मारे गए, रुहेलखंड के अधिकांश भाग अवध में मिला लिए गए और शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होगी, जो बाद में रामपुर नाम से रियासत हुई। तो ये रुहेलखंड पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, कुछ तो अवध में मिला दिया और कुछ में रियासत बना दी गई, ताकि अंग्रेज तो अपना ही फायदा देखते थे केवल। अब बात करते हैं हम लोग बनारस का युद्ध का क्या हुआ। 1780 की बात है। 1780 में अंग्रेजों का बनारस के साथ युद्ध हुआ, और ये जो बनारस का युद्ध हुआ है किन के बीच में हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स, वही वॉरेन हेस्टिंग्स जिसने रोहेलों को हराया था। वॉरेन हेस्टिंग और एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था राजा चेत सिंह। ये राजा चेत सिंह बनारस के राजा थे, राजा बनारस। अब युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तथा अधिक धन, घुड़सवार और बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना अर्जित किया गया था। मतलब ये था कि जब ये अंग्रेज अपना शासन विस्तार कर रहे थे उस समय 1780 की बात है, इसी समय की बात है, तो क्या हुआ था कि फैजाबाद की जो संधि हुई उसके अंतर्गत धन, घुड़सवार और कुछ बंदूकची की मांग जो कर रहे थे उसके लिए मना कर दिया था, और चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसकी वजह से, और जुर्माना देने से उसने मना कर दिया कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा। इसी वजह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ और परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया फिर, और 22.5 लाख रुपए वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। यानी बनारस के ऊपर जो कर था, पूरे साल कर का जो वार्षिक कर था वो 22 लाख रुपए था पहले, उसको बढ़ा के इन्होंने 40 लाख कर दिया और चेत सिंह के भतीजे को राजा बना दिया, और ताकि वो राजा इनकी बात सुन ले, ऐसा कुछ। यानी बनारस के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी 22 लाख, उस समय 1780 की बात हो रही दोस्तों, ये जब ऑलरेडी अंग्रेज लड़ रहे थे दूसरी जगहों से। 1780 में अंग्रेजों का मैसूर से भी युद्ध चल रहा था, वहीं इन्होंने बनारस के राजा के साथ भी युद्ध किया और उसको आखिरकार जुर्माना लगा करके उसका राज्य जो है कुल मिलाकर के कब्जे में ही कर लिया। बात हो रही है अगले युद्ध की, पिंडारियों से युद्ध। ये पिंडारी कोई राजा महाराजा नहीं होते थे, ये पिंडारी जो होते थे लूटपाट करने वाले सरदार होते थे, कबीले। तो लूटपाट करने वाले कबीलों के साथ 1816 से 1818 के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में क्या होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के कुछ लोग थे, अमीर खां, करीम खां और वासिल मोहम्मद तथा चीतू। वासिल मोहम्मद, चीतू, अमीर खां और करीम खां, ये सब के सब पिंडारियों के सरदार हुआ करते थे, और इन पिंडारी सरदारों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स का युद्ध हुआ था 1816 से 1818 के बीच। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान हो गए थे। ये परेशान इसलिए थे, इससे युद्ध करने का मेन कारण यह था
कि जो पिंडारी थे ये एक छापाकार तकनीक इस्तेमाल करते थे। छापा यानी ये लूटपाट करते थे, ये अंग्रेजों की जो जगह थी उस पर लूटपाट करते थे, उनकी संपत्ति हड़प लेते थे और चोर थे, एक तरह के चोरी कर रहे थे, एक तरह से कि चोरी करके लूटपाट करके चले गए थे। अब क्या था भाई, उनके लिए चोर थे, लेकिन पिंडारियों के हिसाब से वो अंग्रेजों के साथ सही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारा देश को लूटा, उनको हमने लूटा। तो कहीं ना कहीं क्या था कि पिंडारियों की लूटमार से परेशान हो गए थे, इसलिए युद्ध की घोषणा की, जैसे जैसे करके पिंडारियों को पकड़ पकड़ के मारा गया था और बहुत सारे पिंडारी मारे गए। और अंततः ये हुआ कि आमिर खान ने अंग्रेजों की शरण ली और उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। अंग्रेजों की शरण ले ली उन्होंने, इसलिए आमिर खान को एक जागीर दे दी कि टोंक नाम एक जगह है जहाँ पर जागीर दे दी कि वहाँ आप काम करो। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ले ली और उसे गोरखपुर जिले में गोस की जागीर दे दी। तो कहीं ना कहीं इन सभी पिंडारियों के जो मेन लीडर थे, इन लोगों ने अपनी अपनी जागीरें ले ली और कुछ नहीं किया। अपने पूरे पिंडारी समूह को छोड़ के इन्होंने अंग्रेजों से बोला कि भाई हम आपकी शरण में आते हैं, हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, आप हमें शरण दे दो, हम लूट मार नहीं करेंगे, हमें कुछ जागीर दे दो। तो उनने अलग अलग लोगों को, जो मेन आदमी थे दो, कौन, आमिर खां और करीम खां, इन दोनों को जागीरें दे दी गई। एक को टोंक की दे दी गई, टोंक जहाँ तक आज वर्तमान की बात करें राजस्थान में एक जगह आती है टोंक, और गोस जो गोरखपुर में आता है जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इनको जागीरें दे दी अंग्रेजों ने। इस तरह से ये जो युद्ध है, छोटे छोटे युद्ध हुए, इनमें भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि भारत में रियासतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हर एक रियासत के पास लड़ने का दमखम था। जैसे कि आपने रुहेलखंड के बारे में सुना, हमारे देश में एक लूटपाट करने वाला ग्रुप तक, पिंडारियों ने तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा था। लेकिन अंग्रेज की जो नीति थी और अंग्रेज का युद्ध लड़ने की तकनीक थी, वो सबसे बेहतर रही होगी। शायद इसी वजह से भारत की कोई भी रियासत अंग्रेजों का सामना लंबे समय तक नहीं कर पाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ विशेष रियासतों के साथ अंग्रेजों के युद्ध की चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको दूसरे वीडियो देखना है यूपी बोर्ड के या उस अलग किसी बोर्ड से संबंधित, तो आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे जा सकते हैं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं magnetbrains.com पर। वहाँ भी अगर आप जाओगे तो आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स तो कभी नहीं कहता कि भाई 2-4 वीडियो देखने के बाद आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो या कोई कोर्स आपको बाई करना पड़े। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कूपन कोड जैसी स्कीम्स भी नहीं लेके आता और हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स कहता है कि आप 100% वीडियो वॉच करो, आपको पूरी लिबर्टी आज़ादी दी गई। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको बहुत प्रकार के वीडियो उपलब्ध करवाती हैं, जैसे CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम NCERT बेस्ड आपको सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम में तो किंडरगार्टन से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी सुविधा उपलब्ध है। NTSC ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, CUET की तैयारी करवाई जाती है, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।